जय श्री राम। आज हम नवांश कुंडली के बारे में बात करेंगे। नवांश कुंडली का फलित ज्योतिष में असाधारण महत्व है। जितनी भी वर्ग कुंडलियां हैं उनमें से नवांश कुंडली को विशेष महत्व दिया गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ज्योतिष के ग्रंथों में इसका स्पष्ट संकेत हमें देखने को मिलता है। हमारी जितनी भी वर्ग कुंडलियां हैं उनमें ग्रहों का बलाबल देखने के लिए हम विंशोपक बल का सहारा लेते हैं। उस विंशोपक बल में ग्रहों को अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग कुंडलियों में, अलग अलग वर्ग कुंडलियों में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट टेबल में लगन कुंडली के बाद में सबसे ज्यादा अगर पॉइंट किसी कुंडली को मिलते हैं तो वो नवांश कुंडली है। इसी से हमें नवांश कुंडली के महत्व का पता चलता है। देखिए, जब हम किसी इवेंट को देखते हैं कि वो होगी या नहीं, तो इसके लिए हम लगन कुंडली की सहायता लेते हैं। लगन कुंडली में हम किसी पर्टिकुलर इवेंट का प्रॉमिस देखते हैं कि वो घटना होगी या नहीं, परंतु हमें अगर इसके आगे की बात जानना हो, इसकी डिटेलिंग हमें करना हो, इसका सूक्ष्म अध्ययन करना हो, तो हम वर्ग कुंडलियों की तरफ जाते हैं। जैसे हमें करियर की बात करना हो तो हम दशमांश कुंडली को देखते हैं। हमें मैरिज की बात करना हो तो हम नवांश कुंडली को देखते हैं। संतान की बात हो तो हम सप्तमांश को देखते हैं और हमें सुखों की बात करना हो तो हम चतुर्थांश कुंडली की बात करते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग इवेंट्स के लिए हम अलग अलग वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। परंतु नवांश कुंडली का महत्व इससे थोड़ा ज्यादा है। नवांश कुंडली फलित ज्योतिष में अपना विशेष महत्व रखती है। अब सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि नवांश का मतलब क्या होता है। नवांश का मतलब होता है नवम प्लस अंश, यानी कि 9 अंश। 9वें हिस्से को हम नवांश कहते हैं। अब हमें इसके थोड़े लॉजिक को समझना होगा। नवांश के लॉजिक को अगर हम समझ जाए तो हमें नवांश को समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए, हम कुंडली के अंदर 12 राशियों को देखते हैं, साथ ही साथ जो है 27 नक्षत्रों को भी देखते हैं। 27 नक्षत्र 9 ग्रहों के अंदर बटे हुए हैं। प्रत्येक नक्षत्र को जो है प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले हुए हैं और हमारी कुंडली में 12 राशियां पाई जाती है और प्रत्येक राशि जो है 30 डिग्री की होती है। अब यदि 30 डिग्री की राशि को हम 9 ग्रहों के अंदर आपस में बांट दें तो प्रत्येक ग्रह के हिस्से में 3 डिग्री 20 मिनट का जो है एक हिस्सा आएगा। अब हम यदि एक 30 डिग्री की राशि को 9 अलग अलग हिस्सों में पढ़ें तो उसे हम नवांश कुंडली कहते हैं। जब हम एक ही राशि को 9 अलग अलग हिस्सों के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर सूक्ष्मता आ जाती है, उसके अंदर विशिष्टता आ जाती है। हम किसी इवेंट की बड़ी सूक्ष्मता के साथ में जो है डिटेलिंग कर सकते हैं। इसीलिए नवांश कुंडली का विशेष महत्व है। अब नवांश कुंडली का 9वें घर से सीधा सीधा संबंध बनता है। 9वें घर का सीधा सीधा संबंध जो है भाग्य से होता है, किस्मत से होता है, और भाग्य से हम सभी लोग परिचित हैं। भाग्य यानी कि व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले अवसर, यदि अवसर मिलेंगे तो ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अब उन अवसरों को बुनाने के लिए व्यक्ति को सरलतम परिस्थितियां मिले, काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले, तो उसे ही हम भाग्य कहते हैं। इस प्रकार से
अगर उत्तम वातावरण मिले, सरलतम परिस्थितियां मिले और काम करने के लिए अवसर मिले तो व्यक्ति कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करता है। और हम व्यक्ति के भाग्य को अगर देखना हो तो नवांश कुंडली हमारे पास में सबसे बेहतरीन टूल है। इसके साथ ही नवांश कुंडली को शास्त्रों में वैवाहिक जीवन की कुंडली कहा गया है। अगर हमें विवाह के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होती है तो नवांश कुंडली सबसे बड़ा साधन है। नवांश कुंडली की सहायता से हम विवाह से संबंधित किसी भी बात की जानकारी बड़ी आसानी के साथ में, सरलता के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। विवाह से संबंधित एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी जो है लिमिटेड समय में इसका जो है अध्ययन करना मुश्किल है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर डिटेल के साथ में बात करेंगे कि विवाह से संबंधित जानकारियाँ नवांश कुंडली से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि फलित ज्योतिष में हम नवांश कुंडली का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी काम आपको अभी और इसी वक्त कर लेना है, वो ये है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना काफ़ी प्रेरणादायक रहता है और नए कंटेंट पे काम करने के लिए मेहनत करने की प्रवृत्ति मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा, किसी भी प्रकार से आपके लिए नॉलेजेबल रहा तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करे बिना नहीं रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि फलित ज्योतिष में हम नवांश कुंडली का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जब बर्थ चार्ट में हम किसी इवेंट को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसर्न हाउस और कंसर्न हाउस लॉर्ड D1 में किस प्रकार से है। यदि D1 में दोनों ही प्लेनेट अगर ताकतवर हुए, शक्तिशाली हुए, तो हम कह सकते हैं कि कुंडली के अंदर एक प्रॉमिस हमें देखने को मिला है। पर्टिकुलर इवेंट है व्यक्ति की लाइफ में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसको प्रॉमिस मिला हुआ है। परंतु वही प्लेनेट यदि D9 में यानी कि नवांश कुंडली में यदि पिट जाए तो वो इवेंट जो है पूरी नहीं हो सकती, उसमें दिक्कतें आएंगी, उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई 6-6.5 फीट का लंबा चौड़ा आदमी है और दिखने में काफी स्ट्रांग लग रहा है, परंतु अंदर से उसका लीवर खराब है या फिर किडनी फेल है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को शक्तिशाली कहेंगे? जी नहीं। ठीक इसी प्रकार से कोई ग्रह यदि लगन कुंडली में चाहे कितना ही बली क्यों नहीं हो, वो यदि नवांश कुंडली में पिट जाए तो उस ग्रह को हम कमजोरी मानेंगे और इस प्रकार के ग्रह से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से कोई ग्रह यदि नवांश कुंडली के अंदर यदि कमजोर अवस्था में है और हम सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि आपके लाइफ में यह इवेंट नहीं हो सकती, तो हम गलत साबित हो जाएंगे अगर हम नवांश कुंडली को नहीं देखेंगे। वही ग्रह यदि नवांश कुंडली में ताकतवर हो जाता है, बली अवस्था में पाया जाता है, तो वो इवेंट व्यक्ति की लाइफ में होकर रहेंगे, चाहे वो लगन कुंडली में ग्रह कितना ही कमजोर क्यों नहीं हो। ये ठीक वैसे ही जैसे कोई आदमी दिखने में कमजोर सा लग रहा है परंतु अंदर से हष्ट-पुष्ट हो, अंदर से स्वस्थ हो। इसमें एक कंडीशन ये भी बनती है कि कोई ग्रह यदि लगन कुंडली में बली अवस्था में है और
नवांश कुंडली में भी ये बली अवस्था में ही पाया जाता है, तो उस ग्रह से संबंधित एक्सीलेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, पूरे पूरे परिणाम देखने को मिलते हैं। परंतु यदि कोई ऐसा ग्रह हो जो लगन कुंडली में भी कमजोर हो और नवांश कुंडली में भी कमजोर हो, तो इस प्रकार के ग्रह से हमें किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसा ग्रह रिजल्ट नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से हम जिस ग्रह को हम D1 में देखते हैं, उसकी क्षमता का अंदाज लगाने के लिए हमें नवांश कुंडली के अंदर इसका वेरिफिकेशन करना अत्यंत जरूरी है। तभी हम किसी सही नतीजे पे पहुंच पाएंगे और इंटरप्रिटेशन का लेवल हमारा अच्छा रहेगा। अगर हम नवांश कुंडली को देखे बगैर इंटरप्रेट करते हैं तो हमसे गलतियां होने की काफी संभावनाएं बनी रहेंगी। अब आप यहां इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में व्यक्ति अपने फाइनेंस की बात करता है कि मेरा फाइनेंस कैसा है। तो फाइनेंस के लिए हम सेकंड हाउस को देखते हैं। सेकंड हाउस के अंदर ये चंद्रमा जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है, जो कि अच्छा माना जाएगा। अब ये फाइनेंस कहां से आएगा, इसके लिए हम देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जहां बैठा हुआ है वो फाइनेंस का सोर्स बनेगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति यहाँ 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का फाइनेंस जो है 12वें घर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ बृहस्पति को राशि कौन सी मिली है, तुला राशि। तुला राशि के अंदर बृहस्पति जो है शत्रु राशि का माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति को जो एनवायरनमेंट मिला है वो यहाँ पर सुटेबल नहीं है। कुल मिलाकर बृहस्पति को यहाँ पर स्थान बल भी नहीं है और साथ साथ जो है इसको राशि बल भी नहीं है। ऊपर से यहाँ देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि बृहस्पति के ऊपर आ रही है। इसका मतलब हुआ कि बृहस्पति यहां पर अफ्लिक्शन में भी आ गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का फाइनेंस कमजोर रहेगा। फाइनेंस के लिए कोई बहुत उत्साहित करने वाली स्थिति हमें देखने को नजर नहीं आती। परंतु हम नवांश कुंडली को देखते हैं तो यहां पर स्थिति कुछ बदली हुई नजर आती है। यहां बृहस्पति को देखिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा हुआ है और राशि कौन सी मिली है, धनु राशि। और धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो यहां पर लगन कुंडली के अंदर देखा कि बृहस्पति कमजोर अवस्था में है, परंतु वही बृहस्पति नवांश कुंडली के अंदर आकर बली अवस्था में नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो है फाइनेंस अच्छा होगा। लगन कुंडली में बृहस्पति पिटा हुआ लग रहा है, परंतु नवांश कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छी कंडीशन में लग रहा है। इसलिए हम कहेंगे इस व्यक्ति का फाइनेंस अच्छा रहेगा और वास्तव में इस व्यक्ति का फाइनेंस अच्छा ही है। अब हम यहां पर जो है मैरिज की बात करेंगे। 7th हाउस का लॉर्ड वीनस या 3rd हाउस में बैठा हुआ है और 3rd हाउस में वीनस को राशि कौन सी मिली है, मकर राशि, जो कि शनि की राशि है। और शनि की राशि में वीनस का बैठना मैरिज के लिहाज से जो है अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है और शनि के कारकत्व शादी के लिए जो है सुटेबल नहीं होते। वीनस रोमांस का कारक है और शनि की राशियां, शनि के कारक तत्व रोमांस को सपोर्ट नहीं करते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह वीनस की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऊपर से यहाँ राहु के साथ में बैठा हुआ है और ये राहु केतु एक्सेस में आने के कारण वीनस यहाँ पे अफ्लिक्शन में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर शादी के लिहाज से जो है कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। और यहाँ हम इसको नवांश के अंदर वेरीफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि वीनस जो है 4थे घर में बैठा हुआ है
और साथ में जो है ये मंगल और ये राहु साथ में है, यानी कि वेनस यहाँ भी अफ्लिक्शन में आया हुआ है। और यहाँ राशि की बात करेंगे तो यहाँ राशि मिली है शनि की कुंभ राशि, यानी कि जो स्थिति आपको लगन में देखने को मिली ठीक वैसी ही स्थिति आपको जो है नवांश कुंडली के अंदर देखने को मिलेंगी। तो हम नेटिव को क्या कहेंगे कि भाई शादी के लिए आपकी कुंडली कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस कुंडली से हम अच्छे मैरिटल लाइफ की जो है ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम नवांश कुंडली के द्वारा वेरिफिकेशन करते हैं। किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ का सही अंदाजा हमें नवांश कुंडली के द्वारा ही पता चलता है। अब आप यहां इस कुंडली को देखिए, ये एक कन्या लगन की कुंडली है और इस कुंडली में बुध यहां पर 10th हाउस और लगन लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठा हुआ है। यहां पर हम बुध की पोजीशन देखें तो बुध यहां पर जो है स्वराशि का है और केंद्र में ही बैठा हुआ है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बुध की यहां पर पोजीशन अच्छी है। इसको राशि बल भी मिला हुआ है और इसको स्थान बल भी मिला हुआ है, और साथ ही साथ जो है सूर्य के साथ बैठने के कारण ये बुध आदित्य योग में भी है। और ये बुध आदित्य योग इसलिए भी प्रभावशाली है क्योंकि दोनों के अंदर 20 डिग्री का डिफरेंस है। और अगर हम दृष्टियों की बात करें तो इस बुध पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये बुध इस कुंडली के अंदर जो है काफी शक्तिशाली नजर आ रहा है। अब लगन लॉर्ड होने के कारण हम इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे कि व्यक्ति की आइडेंटिटी अच्छी मिलेगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व शानदार रहेगा, ठीक है। और 10वें घर का लॉर्ड होने के कारण हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का करियर बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठा हुआ है और इसके ऊपर किसी भी मेलेफिक प्लेनेट की एस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर बुध हमें काफी शक्तिशाली नजर आ रहा है। और हम अगर ये कहें कि इस व्यक्ति का करियर अच्छा रहेगा, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व शानदार रहेगा, इस व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेंगी, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। परंतु हम इस प्रकार का प्रेडिक्शन करने से पहले हमें एक बार नवांश कुंडली को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये मंगल या बुध जो है इस लगन कुंडली के अंदर अच्छा नजर आ रहा है। यदि नवांश कुंडली के अंदर पिट जाता है तो यहाँ पर ये बुध लगन कुंडली में अच्छा होते हुए भी जो है अच्छा परिणाम हमें नहीं दे पाएगा। परंतु ये नवांश कुंडली में भी यदि स्ट्रांग पाया जाता है तो इस बुध के रिजल्ट एक्सीलेंट मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम नवांश कुंडली में बुध की क्या पोजीशन है। यहां पर बुध को आप देखिए, 10th हाउस का लॉर्ड बुध यहां पर 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, यानी कि इस बुध को नवांश कुंडली के अंदर भी स्थान बल मिला हुआ है। केंद्र में बैठने के कारण ये बुध यहाँ पे भी अच्छी पोजीशन में है। और हम राशि बल की बात करें तो यहाँ पर भी बुध स्वराशि का बना हुआ है। तो यहाँ पर बुध की पोजीशन लगन कुंडली की ही तरह हमें देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि ये बुध जो है नवांश कुंडली के अंदर अच्छा है, और जो लगन कुंडली के अंदर हमने बुध की स्थिति देखी थी वो उसका वेरिफिकेशन हमें नवांश कुंडली के अंदर देखने को मिला है। तो ये बुध के रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। पर यहाँ हम बुध की अगर स्थिति को अगर ध्यान से देखें तो बुध यहाँ पर मिथुन राशि का है, यानी कि स्वराशि का है, और नवांश कुंडली के अंदर भी ये स्वराशि का ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से लगन कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ होता है, नवांश कुंडली में भी उसी राशि के अंदर पाया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ग्रह वर्गोत्तम हो गया है। और वर्गोत्तम ग्रह के उच्च स्तर के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ये ग्रह भाव वर्गोत्तम भी है। भाव वर्गोत्तम का मतलब होता है कि ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ होता है नवांश कुंडली में भी उसी भाव के अंदर बैठ जाए तो वो ग्रह भाव वर्गोत्तम हो जाता है। तो ये बुध यहाँ पर राशि वर्गोत्तम भी है और साथ साथ भाव वर्गोत्तम भी है।
तो ये बुध अपने उच्च स्तर के जो है फल देने वाला है। किस प्रकार के फल देने वाला है? बुध यहाँ पर लगन लोड बना हुआ है, तो व्यक्ति की आइडेंटिटी बहुत अच्छी मिलेगी। व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहेगा। बुध यहाँ पर बुद्धि का कारक है, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। बुध व्यापार का कारक है, व्यक्ति के अंदर व्यापार करने की क्षमता बहुत जबरदस्त होगी। साथ ही साथ यहाँ पर बुध 10th हाउस का लॉर्ड है, तो व्यक्ति का करियर बहुत शानदार रहेगा। व्यक्ति को नेम और फेम दोनों ही मिलेगा, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलेगी, व्यक्ति को व्यापार में तरक्की मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने बुध को यहाँ पर लगन कुंडली में देखने के बाद में नवांश कुंडली के अंदर वेरीफाई किया और हमने पाया कि जो ग्रह बुध, जो स्ट्रेंथ बुध की लगन कुंडली में थी, नवांश कुंडली के अंदर वो बुध उससे भी ज़्यादा हमें पावरफुल देखने को मिला। तो इस बुध के रिजल्ट हमें एक्सीलेंट देखने को मिलेंगे। अब हम इसी टॉपिक को एक और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसी पत्रिका में हम 7th हाउस की बात करते हैं, हम व्यक्ति की मैरिटल लाइफ की बात करते हैं। व्यक्ति पूछता है कि मेरी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, तो इसके लिए आप जो है 7th हाउस को देखेंगे और 7th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। अगर हम 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है। अगर हम शनि की पोजीशन देखें तो शनि यहां पर लगन का मित्र है। लगन का मित्र होने के नाते ये शनि यहां पर जो है अच्छा ही माना जाएगा। साथ ही साथ शनि यहां पर जो है 5th हाउस का लॉर्ड भी बना हुआ है। इस लिहाज से शनि यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि अच्छी कंडीशन में। हाँ, कारकत्व के हिसाब से हम इसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, पर ये कुंडली के लिहाज से जो है ये शनि यहाँ पर अच्छा ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं 7th हाउस के लॉर्ड की। अब यहाँ पर 7th हाउस में ये मीन राशि है और मीन राशि का लॉर्ड बनता है ये बृहस्पति। और बृहस्पति की यहाँ पर हम पोजीशन देखें तो बृहस्पति यहाँ पर एक्सॉल्टेड है और साथ ही साथ जो है शादी के कारक ग्रह के साथ में युति बनाए हुए। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह यहाँ पर अच्छे हो गए। एक तो 7th हाउस का लॉर्ड भी अच्छा हो गया एक्सॉल्टेशन में आने के कारण, साथ ही साथ जो है शादी के कारक ग्रह वीनस के साथ में युति है। तो यहाँ पर 7th लॉर्ड भी स्ट्रांग हो गया और वीनस भी स्ट्रांग हो गया। अब अगर इनकी पोजीशन देखें तो 11th हाउस को जो है इच्छा पूर्ति का हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति और वीनस दोनों की प्लेसमेंट भी अच्छी मानी जाएगी। और हम दृष्टि की बात करें तो एक शुभ ग्रह के ऊपर दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो यहाँ पर बृहस्पति और वीनस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई। इस लिहाज से हमें अगर कोई पूछे कि शादी के लिहाज से प्रॉमिस कैसा है, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की शादी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इनका प्लेसमेंट 11वें घर में है, इसलिए शादी से संबंधित सभी इच्छाएं व्यक्ति की जो है पूरी होनी चाहिए। अगर हमें यही स्टेटस नवांश कुंडली के अंदर देखने को मिल जाए तो हमारा वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है और हम कहेंगे कि जो है व्यक्ति की मैरिज से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, व्यक्ति की मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी। परंतु यही बृहस्पति यदि नवांश कुंडली के अंदर पिट जाए तो लगन कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद व्यक्ति की मैरिटल लाइफ में तकलीफ आएगी। तो आइए एक बार नवांश कुंडली की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन देखिए, नवांश कुंडली में बृहस्पति 2nd हाउस में ही बैठा हुआ है और साथ ही साथ जो है तुला राशि में, और तुला राशि बृहस्पति की मित्र राशि नहीं है।
यहाँ पर बृहस्पति को फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिला है, यहाँ पर बृहस्पति अपनी एनिमी साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ व्यक्ति को शादी के अंदर उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, विपरीत परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर हम नवांश कुंडली की बात करें तो नवांश कुंडली के अंदर जो 4th हाउस होता है वो शादी से संबंधित सुखों के लिए जाना जाता है। मैरिटल लाइफ में व्यक्ति को सुख कितने मिलेंगे, आराम कितना मिलेगा, तसल्ली कितनी मिलेगी, वो हम नवांश कुंडली के 4th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर 4th हाउस के अंदर देखिए 2 मेलेफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, सूर्य और शनि। तो 2 मेलेफिक जब चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन में शादी से संबंधित जो है तकलीफें आएंगी, शादी का सुख व्यक्ति के जीवन में जो है कम देखने को मिलेगा। और यहाँ शनि जो है 7th हाउस के अंदर जो है लगन कुंडली में बैठा हुआ है, और शनि यहाँ पर नवांश की बात करें तो यहाँ पर जो एक मेलेफिक के साथ में बैठा हुआ है, अपने घोर शत्रु के साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर शनि पूरी तरह से अफ्लिक्शन में आ गया। तो जो ग्रह हमें लगन कुंडली के अंदर अच्छा दिख रहा था वो नवांश कुंडली के अंदर पिट गया। तो यहाँ पर हमें परिणाम उल्टे देखने को मिले। अब यहाँ वीनस की बात करें तो वीनस भी देखिए जो लगन कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा था वो यहाँ पर 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है और शनि की राशि में बैठा हुआ है। तो नवांश कुंडली के अंदर यहाँ जो 7th लॉर्ड बृहस्पति की पोजीशन भी जो है डाउन हुई है, शनि की पोजीशन भी डाउन हुई है। 4th हाउस के अंदर 2 मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं और साथ ही साथ जो है शादी का कारक ग्रह वीनस भी यहाँ जो है अफ्लिक्शन में आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि एक तो वो 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है, ऊपर से उसको शनि की राशि मिली है और यहाँ मंगल की दृष्टि में भी आया हुआ है। जो ग्रह हमें लगन के अंदर शादी से संबंधित अच्छे प्रॉमिस को दिखा रहे थे वही ग्रह नवांश कुंडली के अंदर जाके पिट गए और व्यक्ति का कहना है कि मेरे को शादी से संबंधित जो है बहुत समस्याएं हैं, मेरा ग्रस्त जीवन जो है परेशानी में है। अगर आप लगन कुंडली को देखेंगे, सिर्फ लगन कुंडली को देखकर आप जो है इंटरप्रेट करेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन जो है गलत जाएगा। परंतु आपने नवांश कुंडली से अगर वेरीफाई कर लिया, नवांश कुंडली की तरफ जाके आपने देख लिया, तो आपके इंटरप्रिटेशन में जो है एक्यूरेसी का लेवल बढ़ेगा। आप जो है सत्यता के जो है करीब जाएंगे और आपका इंटरप्रिटेशन का लेवल जो है बहुत ऊंचे दर्जे का रहेगा। इसलिए चाहे हम लगन कुंडली के अंदर ग्रहों को किसी भी स्थिति में देखें, हमें एक बार नवांश कुंडली से जरूर वेरीफाई कर लेनी चाहिए। नवांश लगन कुंडली में एक बार ग्रह यदि कमजोर भी हुए तो भी चलेगा, परंतु नवांश कुंडली के अंदर ग्रह कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। नवांश कुंडली के अंदर ग्रह यदि कमजोर पड़ गए तो उस ग्रह से संबंधित रिजल्ट लेने में हमें बहुत परेशानी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से नवांश कुंडली की सहायता लेकर आप सही तरीके से कुंडली का आकलन कर सकते हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोई ग्रह ताकतवर कैसे बनता है, क्षमतावान कैसे बनता है और कोई ग्रह जो है कमजोर कैसे होता है। शुरुआत हम लगन कुंडली से करेंगे। लगन कुंडली में हमें यह देखना होता है कि ग्रह की अवस्था कैसी है। यदि वो स्वयं राशि के अंदर है तो ग्रह अच्छा माना जाएगा। यदि वो मूल त्रिकोण राशि में है तो उसे और भी अच्छा माना जाएगा।
और यदि एक्सॉल्टेशन में है तो फिर अति उत्तम। यदि वो मित्र ग्रह की राशि में है तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा, ग्रह को अच्छा माना जाएगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि में है तो उस ग्रह की शुभता में वृद्धि होंगी। यदि किसी ग्रह से नव पंचम योग हो रहा है, यानी कि कोई दूसरा ग्रह 120 डिग्री की आस्पेक्ट दे रहा है, तो दो ग्रहों के बीच में ट्राइन बनता है, इसलिए उस ग्रह को जो है सपोर्ट मिलता है। ये स्थिति भी जो है ग्रह को बली बनाती है। परंतु कोई ग्रह यदि नीच का बन जाए, डेबिलिटेशन में आ जाए, तो ग्रह को कमजोर बनाता है। 6, 8, 12 में यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो ग्रह की ताकत में कमी आती है, ग्रह कमजोर होता है। ग्रह के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो ग्रह कमजोर बनता है। कोई दूसरा ग्रह यदि 90 डिग्री की हिट कर दे, यानी कि केंद्र योग बना दे, तो ग्रह कमजोर होता है। ग्रह यदि पाप कर्तरी में आ जाए तो ग्रह कमजोर बनता है। कोई ग्रह यदि कंबस्ट हो जाए, यानी कि अस्त हो जाए सूर्य से, तो कमजोर होता है। परंतु कोई ग्रह यदि केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो उसे स्थान बल मिलता है और वो ग्रह को स्ट्रेंथ मिलती है। लगन कुंडली में हमने इन चीजों को देख लिया तो हमें मालूम चल जाता है कि ग्रह की स्थिति कैसी है, कमजोर है या ताकतवर है। इतना देख लेने के बाद हमें इसे नवांश कुंडली के अंदर वेरीफाई कर लेना होता है। नवांश कुंडली के अंदर हमें देखना होता है कि जो स्थिति लगन कुंडली में थी उसके हिसाब से लगन कुंडली में स्थिति कैसी बनती है। यदि नवांश कुंडली में अगर यदि स्वयं नवांश का हुआ या मूल त्रिकोण नवांश का हुआ या उच्च नवांश का हुआ तो ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ती है। केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाता है ग्रह तो उसकी स्थिति जो है अच्छी मानी जाती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि आती है तो उस ग्रह की स्थिति अच्छी मानी जाती है। और साथ ही साथ जो है यदि ग्रह वर्गोत्तम स्थिति में हो तो ग्रह जो है बहुत ताकतवर बन जाता है, उसकी क्षमता में वृद्धि आ जाती है। जब हम नवांश कुंडली की बात करते हैं तो दो शब्द हमें बार बार जो है सुनने को मिलते हैं। एक है वर्गोत्तम ग्रह और एक है पुष्कर नवांश। ये दोनों ही कंडीशन जो है जब अप्लाई हम करते हैं तो ग्रह की कंडीशन जो है काफी सुदृढ़ हो जाती है। हम बारी बारी से इन दोनों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम, ये दोनों ही विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इन दोनों विषयों के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम बारीकी के साथ इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु आज ये नवांश के ऊपर अपना पहला वीडियो है और आपको समझने में दिक्कत नहीं आए इसलिए मैं छोटा सा ब्रीफिंग कर देता हूं। देखिए, वर्गोत्तम का मतलब होता है वर्गों में उत्तम। लगन कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठा है
यदि नवांश कुंडली में भी वो ग्रह उसी राशि के अंदर बैठ जाए तो उसे हम वर्गोत्तम कहते हैं, राशि वर्गोत्तम। जैसे लगन कुंडली के अंदर कोई ग्रह मेष राशि में बैठा है और नवांश कुंडली में भी ग्रह यदि मेष राशि में ही बैठ जाए तो उसे हम राशि वर्गोत्तम कहते हैं। कोई ग्रह यदि वृषभ राशि में बैठा हुआ है लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में भी यदि वृषभ में बैठे तो वो राशि वर्गोत्तम होता है। अब वर्गोत्तम होने की एक स्थिति और भी है, उसको हम कहते हैं तत्व वर्गोत्तम। जैसे मान लीजिए कि लगन कुंडली में कोई ग्रह यदि मेष राशि में बैठा हुआ है तो मेष राशि कौन सी हुई? अग्नि तत्व की राशि हुई। अग्नि तत्व की राशियां होती है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, इन 3 राशियों को हम अग्नि तत्व की राशियां कहते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्रह लगन कुंडली के अंदर सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है। यदि वो ग्रह नवांश कुंडली में मेष राशि में बैठ जाए या धनु राशि में बैठ जाए तो यहां पर जो है तत्व की समानता आ गई, तो इसे हम तत्व वर्गोत्तम कहते हैं। तत्व वर्गोत्तम के ग्रह भी उत्तम फल देते हैं। अब इसमें एक तीसरी कंडीशन और अप्लाई होती है, उसको हम कहते हैं भाव वर्गोत्तम। लगन कुंडली में ग्रह जिस भाव में बैठा होता है, नवांश कुंडली में भी ग्रह यदि उसी भाव के अंदर बैठ जाए तो उसे हम भाव वर्गोत्तम होना कहते हैं। इस प्रकार से हमें वर्गोत्तम ग्रह की जो है 3 कंडीशन देखने को मिली, राशि वर्गोत्तम, तत्व वर्गोत्तम और भाव वर्गोत्तम। इन तीनों में से भाव वर्गोत्तम को जो है सबसे उत्तम माना जाता है। उसके बाद तत्व वर्गोत्तम को जो है वरीयता दी जाती है और भाव वर्गोत्तम के जो है सामान्य फल देखने को मिलते हैं। यदि कोई ग्रह यदि नवांश कुंडली के अंदर वर्गोत्तम होता है तो उस ग्रह की शक्ति काफी बढ़ जाती है, वो ग्रह ऊंचे स्तर के फल देता है। अब हम बात करते हैं पुष्कर नवांश की। पुष्कर नवांश में कोई ग्रह यदि पाया जाता है तो वो ग्रह सरलता के साथ में परिणाम देता है, अच्छे परिणाम देता है। पुष्कर नवांश का प्रभाव इतना रहता है कि कोई यदि 6, 8, 12 का अधिपति भी यदि पुष्कर नवांश के अंदर बैठ जाए तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे 8वें घर का लॉर्ड यदि पुष्कर नवांश में बैठ जाए तो वो जितने बुरे परिणाम दे सकता है उतने परिणाम नहीं देगा, उसके परिणाम थोड़े माइल्ड हो जाते हैं, सौम्यता आ जाती है। अब पुष्कर नवांश जो होता है वो लगन कुंडली के अंदर कुछ विशेष डिग्रियों पर ग्रह होता है, तभी ग्रह पुष्कर नवांश में होता है। अब वो कौन सी डिग्रियां होती है, कौन सी डिग्री में कौन सा ग्रह कब पुष्कर नवांश के अंदर आता है, इसकी डिटेल में चर्चा हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। परंतु इतना जान लीजिए कि पुष्कर नवांश में ग्रह का होना अच्छा माना जाता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति के अंदर भी जो है व्यक्ति को बड़ी आसानी से फल मिल जाते हैं, व्यक्ति को सरलतम परिस्थितियां मिलती है। ये ठीक वैसा ही है
जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी फील्ड के अंदर जो है विशेषज्ञता प्राप्त करता है और उसी फील्ड के अंदर उसको जॉब मिल जाए तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। उसको नेम मिलता है, फेम मिलता है, काम करने की आज़ादी मिलती है और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। परंतु जिस विषय के अंदर विशेषज्ञता हासिल है उस विषय के अंदर व्यक्ति को काम करने का मौका नहीं मिलकर ऐसी जगह पे काम करना मिल जाए जिसके बारे में व्यक्ति ने कभी सुना नहीं हो, जाना नहीं हो, समझा नहीं हो, जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं हो, तो व्यक्ति किस प्रकार से परफॉर्म करेगा। आप पुष्कर नवांश को जो है इसी तरह से समझ सकते हैं। यानी कि जिस डोमेन के अंदर आप ग्रह बैठा है, जिस पोजीशन पे बैठा है, वो पोजीशन जो है व्यक्ति के लिए सरलतम परिस्थितियां लेके आती है। इसके नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वर्गोत्तम और फिर उसके बाद में पुष्कर नवांश के बारे में ये बारी बारी से जो है 2 वीडियो लेकर आऊंगा। उन दोनों वीडियो के अंदर आप वर्गोत्तम और पुष्कर नवांश के बारे में डिटेल से जान पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लगन कुंडली में हम किसी राजयोग को बनता हुआ देखते हैं। उस राजयोग को देखकर हम उत्साहित हो जाते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध लेते हैं, परंतु राजयोग कुंडली में अक्सर ही फेल होते हुए देखा जाता है। उसके अनेक कारण हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि कोई ग्रह यदि लगन कुंडली में राजयोग को बनाता है और वही ग्रह यदि नवांश कुंडली के अंदर कमजोर हो जाए या अफ्लिक्शन में आ जाए तो फिर वो राजयोग फेल हो जाता है। उस राजयोग के फल हमें मिल ही नहीं पाते। इसलिए जब कभी भी हम लगन कुंडली के अंदर किसी राजयोग को देखें तो हमें इतना सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो राजयोग नवांश कुंडली के अंदर बरकरार है या नहीं। राजयोग को दर्शाने वाला ग्रह कहीं नवांश कुंडली के अंदर अफ्लिक्शन में तो नहीं आ गया है या फिर वो अन्य कारणों से जो है कमजोर तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा होता है तो उस राजयोग से हमें उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, वो राजयोग फेल हो जाता है। तो इसलिए राजयोग का वेरिफिकेशन हमें नवांश कुंडली से कर लेना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं सौम्य राशियों और क्रूर राशियों की। देखिए, जब हम कुंडली में किसी प्रॉमिस को देखते हैं तो सबसे पहले हम लगन कुंडली के अंदर ग्रहों की स्ट्रेंथ को देखते हैं और जब हमें मालूम चल जाता है कि ये प्रॉमिस जो है हमें मिला हुआ है तो फिर उसे हम नवांश के अंदर जाकर देखते हैं कि नवांश में उस ग्रह की जो है पोजीशन कैसी है। वो ग्रह यदि नवांश कुंडली के अंदर सौम्य राशि में पाया जाता है तो उस ग्रह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो बड़ी सरलता से जो है प्राप्त होती चली जाती है। ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यदि वो ग्रह क्रूर राशियों के अंदर चला जाता है तो उस ग्रह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हार्ड वर्क करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि व्यक्ति फाइनेंस की बात कर रहा है तो लगन कुंडली के अंदर सेकंड लॉर्ड भी अच्छा है, सेकंड हाउस की पोजीशन भी अच्छी है, परंतु वही सेकंड लॉर्ड यदि नवांश कुंडली के अंदर सौम्य राशियों में आ जाता है तो व्यक्ति को फाइनेंस के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। व्यक्ति को सरलता से फाइनेंस मिल जाएगा। व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन जो है दिनों दिन अच्छी होती चली जाएंगी।
ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। परंतु वही ग्रह यदि नवांश कुंडली के अंदर क्रूर राशियों के अंदर चला जाता तो व्यक्ति को धन कमाने के लिए कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और अथक प्रयत्न करने के बाद ही व्यक्ति को जो है धन की प्राप्ति होगी। ये असर पड़ता है किसी ग्रह के क्रूर नवांश में चले जाने से या फिर सौम्य नवांश में चले जाने से। अब सवाल आता है कि ये क्रूर नवांश क्या होता है और सौम्य नवांश क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हमें ग्रहों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम 4 ग्रहों को शुभ ग्रह कहते हैं, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध। इन 4 ग्रहों को हम शुभ ग्रह कहते हैं और इन शुभ ग्रहों की राशियों को हम सौम्य नवांश कहते हैं। अब इनमें से जो है शुक्र और बृहस्पति, ये 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह और बुध और चंद्रमा, इनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई होती है। यदि बुध और चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ में है तो इन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है और पाप ग्रहों के साथ में हो तो इन्हें पाप ग्रह कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा यदि पक्ष बली हो, पूर्णिमा का हो या पूर्णिमा का आसपास का हो, तो चंद्रमा को शुभ ग्रह माना जाता है। परंतु चंद्रमा यदि अमावस्या या अमावस्या के आसपास का हो तो उसे पाप ग्रह माना जाता है। अब यहां पर कोई ग्रह यदि बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध इन ग्रहों की राशियों के अंदर हो तो हम कहेंगे कि ग्रह जो है सौम्य राशियों में है। सौम्य राशियों में ग्रह होने का मतलब है कि उस ग्रह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो बड़ी सरलता से मिलेंगी। उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो बड़ी सरलता से मिलेंगी। ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे, व्यक्ति को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। परंतु यदि क्रूर ग्रहों के नवांश में हो, जैसे कि सूर्य, मंगल और शनि, इन ग्रहों को जो है क्रूर ग्रह माना जाता है। इन ग्रहों की राशियों में यदि कोई ग्रह पाया जाता है तो हम कहेंगे कि ग्रह क्रूर नवांश में है और क्रूर नवांश में होने के कारण व्यक्ति को अथक प्रयत्न करने पड़ेंगे, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी जाके उस ग्रह से संबंधित चीजें व्यक्ति को प्राप्त होंगी। अब यहां पे क्रूर ग्रह सूर्य की राशि हुई आपकी जो है सिंह, मंगल की राशियां हुई मेष और वृश्चिक और शनि की राशियां हुई मकर और कुंभ। ठीक इसी प्रकार से जो है शुभ ग्रहों की जो है राशियां हुई यहां पर शुक्र की वृषभ और तुला राशि, बृहस्पति की मीन और धनु राशि, बुध की मिथुन और कन्या राशि और चंद्रमा की कर्क राशि। इन शुभ ग्रहों की शुभ राशियों को सौम्य राशियां कहा जाता है। परंतु इनमें भी जो ग्रह सम राशियां होती है उन्हें ज्यादा शुभ माना जाता है, उन्हें ज्यादा सौम्य राशियां माना जाता है। जैसे कि शुक्र की वृषभ और तुला राशि होती है, इसमें वृषभ राशि को ज्यादा सौम्य राशि माना जाता है। बृहस्पति की धनु और मीन राशि होती है, उसमें मीन राशि को ज्यादा सौम्य माना जाता है। बुध की मिथुन और कन्या राशि होती है, इसमें कन्या राशि को ज्यादा शुभ या सौम्य राशि माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें किसी भी ग्रह का अगर आकलन करना हो तो नवांश कुंडली के अंदर हमें उस ग्रह को चेक करने के लिए सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि वो ग्रह सौम्य राशियों में है या फिर क्रूर राशियों में। सिर्फ इतना देख लेने से जो है फलित में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और हमारे लिए आगे का प्रेडिक्शन करना काफी आसान हो जाता है। बड़ी सरलता से हम चीजों को समझ लेते हैं कि ये जो ग्रह है ये किस तरह से जो है हमें परिणाम देने वाला है। जिस चीज की हम अपेक्षा कर रहे हैं वो सरलता से मिलेगी या फिर जो है हार्ड वर्किंग के साथ में मिलेगी।
आसानी से मिलेगी या फिर संघर्ष करने के बाद मिलेगी। ये जो सौम्य राशियों और क्रूर राशियों का जो एक देखने का तरीका है, इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से सरलता के साथ में चीज़ों को समझकर अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आइए अब हम लगन कुंडली और नवांश कुंडली के बीच के फर्क को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लगन कुंडली जो होती है हमारे संचित कर्म को दर्शाती है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म किस प्रकार के, उनके रिवार्ड के रूप में हमें लगन कुंडली मिलती है और लगन कुंडली के द्वारा हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भोगते हैं। और जो नवांश कुंडली होती है वो उम्र के जो है 30-35 की उम्र के बाद ही एक्टिव होती है और वो हमारे इस जन्म के कर्मों को दर्शाती है। और हम लगन कुंडली के अगर हम समझना चाहें तो लगन कुंडली एक पेड़ की तरह होती है और नवांश कुंडली उस पेड़ पे लगने वाले फल की तरह होती है। अब पेड़ अच्छा है, इसका मतलब पेड़ अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर जो है फ्रूट अच्छे लगेंगे ही लगेंगे। हो सकता है कि फ्रूट को जो है कीट लग जाए, खराब हो जाए। यह हमें इस तरफ इशारा करता है कि लगन कुंडली चाहे कितनी ही अच्छी क्यों नहीं हो, उसके फल को देखने के लिए हमें जो है नवांश कुंडली को देखना ही पड़ता है। हम व्यक्ति के जीवन को जो है 2 भागों में बांटते हैं, एक 35 साल के पहले का और एक 35 साल के बाद का। 35 साल के पहले को हम पूर्वार्ध कहेंगे और 35 साल के बाद को हम उत्तरार्ध कहेंगे। जो पूर्वार्ध के फल है वो हमें लगन कुंडली के अनुसार मिलते हैं और जो उत्तरार्ध के फल है वो हमें नवांश कुंडली के आधार पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम नवांश कुंडली को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हमने नवांश कुंडली के अंदर जो भी बेसिक्स बातें हैं वो सीखने का प्रयास किया, उन्हें जाना और समझा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम बरकोत्तम ग्रह के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम एक पुष्कर नवांश के ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे। फिर उसके बाद में हम राशि तुल्य नवांश के बारे में बात करेंगे। ठीक इसी प्रकार से श्रृंखला जो है आगे बढ़ते चली जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए किसी भी प्रकार से नॉलेजेबल रहा, तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करे बिना नहीं रहेंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।